हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट सीरीज 26 लाए हैं। 26वां 25वां मैंने कल करवा दिया था। आप लोगों ने कोई उसमें फीडबैक नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मन भी नहीं हो रहा था ऐसे वीडियो बनाने का। लग रहा था क्या ही बनाऊं, पता नहीं आप लोग कुछ फीडबैक दे नहीं रहे हो तो थोड़ा मन डाउन हो जाता है, मन लगता नहीं है ऐसे में, सही बताऊं तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 26 ले आए हैं और 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं आज सारे उठाए हुए हैं। तो हम देखते हैं इसमें से कितने हमारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ही एज इट इज सेम, बिल्कुल जैसे वन लाइनर जैसे उसमें क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऐसे ही उठा लिए गए हैं। उसमें बिल्कुल भी फेरबदल मतलब अपनी तरफ से क्वेश्चन को चेंजिंग करके नहीं बनाया गया है। ऐसे भी हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें जो हमने करवा दिए हैं, मतलब एनसीईआरटी की जो हमने क्लासें करवाई है ना उसमें से सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल रहे हैं। वो भी हम देखेंगे कहाँ तक है, कितने हैं। ठीक है, और चलिए एमसीक्यूज हमारा रिवीजन आज शुरू होता है। तो चलिए, और हाँ चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले मिले और समय से मिले। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करना चाहिए आप लोगों को। इतनी लंबी वीडियो तो नहीं होती है कि आपका पूरा समय खा जाती हो या बोरिंग महसूस होती हो, इतना तो नहीं होता है। बट आप देखते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन ऑथेंटिक है और सही है, मिल रहे हैं कहीं से। आप ये तो है नहीं कि सिर्फ हमारी क्लास पे डिपेंड हो, ये तो मुझे पता है कि हमारी क्लास पे तो नहीं हो डिपेंड, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बनता है कि आपको चलो पसंद आ रही क्लास तो जरूर आपको लाइक शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले मिले और समय से मिले। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है टर्सल प्रयास है। टर्सल प्रयास कैसा है? ए ऑप्शन है झुकाव, बी ऑप्शन है उठाना खींचना, सी ऑप्शन है टांग पैर की गति और डी ऑप्शन है रोकना। तो टर्सल कैसा प्रयास है? झुकाव और बैठना। और ये एक हार्ड काम में आता है, मतलब जटिल काम में आता है, भारी काम समझ लो इसको, मान लो मतलब कि मेहनत वाला काम जो झुकाव से करते हैं, झुक के करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना पोछा लगाना, ये झुक के करते हैं ना, उसमें ठीक वो उसमें क्या झुकाव में तो शरीर को क्या है ना तकलीफ ही तो होती है, तो ये एक भारी और मेहनत वाले काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के सारे क्वेश्चन है ये आज करवा रही हूँ जो मैं। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, मतलब कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टी की आवश्यकता। अच्छा ये एक बात बता दूं, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से पट्टियां दो प्रकार की होती हैं। पट्टियां कितनी प्रकार की होती हैं इसमें पहले मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर होगा इसमें दो पट्टी। ठीक है, दो पट्टी। सिर की लंबी पट्टी बांधने के लिए दो पट्टियों की आवश्यकता होती है और पट्टियों के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से प्रकार दो दो होते हैं, अभी समझ लेना। पहला है पट्टियों की उपयोगिता के आधार पे, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप समझ लेना, उपयोगिता के आधार पे। और नंबर दो है आकार के आधार पे। ठीक है, आकार यहाँ नहीं आ रहा यार, इधर ही लिख देती हूँ। नंबर दो यहाँ पे लिख देती हूँ, आकार के आधार पे, आकार के आधार पे। ठीक है, आकार के आधार पे जो पट्टियां आती हैं उसमें दो आती हैं। एक तो आती है तिकोनी पट्टी, एक आती है लंबी पट्टी। ठीक है, एक तिकोनी पट्टी एक लंबी पट्टी। आकार के आधार पे जो लंबी पट्टी है उसी में से ये क्वेश्चन कहा गया कि जो है लंबी पट्टी जो प्रयोग होती है सिर पे बांधने के लिए, ये आकार के आधार पे है। ठीक है, और तिकोनी पट्टी का उपयोग होता है इसमें। तिकोनी पट्टियों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये भी हम बताएंगे आपको। और पहले ये बताते थे उपयोगिता के आधार पे कितने होते हैं। उपयोगिता के आधार पे दो होती हैं, एक सूखी पट्टी एक गीली पट्टी। सूखी पट्टी में तीन आते हैं, कीटाणु रहित, जालीदार और संकटकालीन पट्टी। ठीक है, और गीली पट्टी में होते हैं दो, ठंडी सेक पट्टी और गर्म सेक पट्टी। देखो ठंडी सेक पट्टी जब ज्वर वगैरह बुखार वगैरह ज्यादा आता है ना तो उसमें देते हैं ना बर्फ, ठंडी पट्टी से सेक करते हैं। और गर्म पट्टी जब कहीं दर्द वगैरह होता है तो गर्म पानी में भिगो के या गर्म सेक पट्टी से देते हैं, वो होती है। तो ये उपयोगिता के आधार पे है। आकार के आधार पर तिकोनी और लंबी पट्टी होती है। ठीक है, ये हो गया। और हाँ एक क्वेश्चन और इसमें से था, मैंने जो पढ़ाया था सेंट जॉन झोली पट्टी। सेंट जॉन झोली पट्टी का प्रयोग कहाँ होता है? आपको पता होगा हंसली में। हंसली जब टूटती है तो उसमें सेंट जॉन झोली पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो कॉलर कफ झोली का प्रयोग करते हैं, दो प्रकार की झोली होती है। जो कॉलर कफ झोली होती है वो कलाई, जो कलाई की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको सहारा देने के लिए उपयोग करते हैं कलाई की पट्टी के लिए। तो क्या नाम है उसका? कॉलर कफ झोली पट्टी। ठीक है, कॉलर कफ झोली पट्टी। और सेंट जॉन पट्टी ये होती है हंसली के लिए। ये याद रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्यादा डीप में कराएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। डीप में वैसे मन तो होता है कि पूरा इसमें से करा दो, जितना क्वेश्चन फंसने वाला हो सब आ जाए समझ, पर आप लोग फिर रुक नहीं पाते हैं क्लास में।
इसलिए लगता है कि जितना जरूरी है उतना ही बताएं। चलिए, बीसीजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ए ऑप्शन है चेचक, बी ऑप्शन है डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है तपेदिक, डी ऑप्शन है टाइफाइड। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक एलटी में भी आया था, मेरे ख्याल से एनटी में भी आया था, और देखिए 2021 में भी आया था टीजीटी में, और इसके पहले एनटी में आया था। मैंने इसको करवाया भी है। ये जो पहला क्वेश्चन था ये भी मैंने करवाया एनसीईआरटी के बुक में, और ये भी है एनसीईआरटी के बुक में। एनसीईआरटी में सारे हैं, इसमें कुछ ही है जो नहीं है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो बीसीजी का टीका किसमें लगाया जाता है? तपेदिक में। किसमें? तपेदिक में। तपेदिक को और किस नाम से बोलते हैं? टीबी कह लो, टीबी कह लो, राजयक्षमा कह लो। राजयक्षमा जरूर याद रखना है, राजयक्षमा अगर आ गया तो मतलब ये इतना चर्चित नहीं है, लेकिन ये है कि जानना जरूरी है। राजयक्षमा, ठीक है। राजयक्षमा भी कहते हैं, टीबी कह लो, तपेदिक कह लो, या राजयक्षमा कह लो। और ये किस जीवाणु द्वारा होता है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं? आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है ग्लूकागॉन, सी ऑप्शन है कोलिसिस्टोकोनिन, और डी ऑप्शन है सोमाटोस्टैनिन। तो कौन सा होगा? कोलिस्टेटोकोनिन, ठीक है, ये होगा आंतों के भित्ति द्वारा। वैसे तो मुख्य रूप से देखो, मुख्य रूप से आंतों के भित्ति द्वारा जो उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं उसमें कई नाम है, 4 नाम है, ठीक है, 4 नाम आते हैं। तो एक पहला ऑप्शन है गैस्ट्रोन, और दूसरा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सेक्रेटिन, और तीसरा ऑप्शन ये इसमें लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन है सोमैटोस्टैनिन, ठीक है। ये मुख्य रूप से हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं आंतों में। ये आंतों के भित्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स ये मुख्य रूप से हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? कोलिस्टेटोकाइनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका की मलमल, ढाका का मलमल, ढाका की मलमल का निर्माण होता है, ढाका के मलमल का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? कौन से सूत द्वारा? ए ऑप्शन है सूती रेशों से, बी ऑप्शन है ऊनी रेशों से, सी ऑप्शन है कृत्रिम रेशे से, डी ऑप्शन है रेशमी रेशे से। तो ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता है? सूती। ढाका का मलमल कहते नहीं कि बहुत ही मुलायम, ढाका का मलमल इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट होता है कि माचिस की डिब्बी में रख दो तो आ जाती है उसकी साड़ियाँ, मतलब इतना मशहूर है, इतना मुलायम और इतनी सॉफ्ट होती हैं उनके कपड़े, मलमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सब एनसीईआरटी में है, ये जितने मैं अभी ये करवा रही हूँ सारे एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे आपको, ध्यान से पढ़ोगे सभी हैं उसमें। रक्त एवं ऊतकों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है, कहाँ पे एकत्रित होता है? ए ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया में, बी ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया में, सी ऑप्शन है डायबिटिक कोमा में, डी ऑप्शन है सीलियक रोग में। तो किसमें होता है? डायबिटिक कोमा में, सीधा से सरल ऑप्शन है। देखो रक्त ऊतकों में कीटोन बॉडीज क्यों एकत्रित होती है? आमतौर पर मधुमेह के रोगियों में पाया जाता है, ठीक है। डायबिटीज के जो रोगी होते हैं आमतौर पर मधुमेह किनको होता है? जिनको इंसुलिन की कमी के कारण होता है ना, इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में कीटोन बॉडीज बढ़ जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, इंसुलिन का मतलब कमी होती है, या तो बन नहीं पाता या तो बनता है तो काम नहीं करता है, तो उसमें मधुमेह रोग हो जाता है, जिसमें इनबैलेंस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा में, है ना। तो इस वजह से होता है कीटोन बॉडीज, या डायबिटीज कोमा कह लो, या कीटोन एसिडोसिस कह लो। यहाँ लिख देती हूँ, कीटोन तो लिखा ही हुआ है, कीटोसिस, ठीक है, कीटोसिस भी कहते हैं इसको, डायबिटीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावट कहते हैं होगा, मिलावट कहते हैं, मिलावट किसको कहते हैं? ठीक है, ये कटा रहेगा, मिलावट कहते हैं, मिलावट किसको कहते हैं? ए ऑप्शन है बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने से, बी ऑप्शन है भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने से, सी ऑप्शन अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचने से, ये होंगे। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपर्युक्त सभी ही होगा। ये भी मैंने करवाया, बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने से, कोई चीज बाहरी चीजें मिला दो, जैसे काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाना, चाय पत्ती में, और क्या चाय पत्ती में भी ऐसे ही कुछ मिलाते हैं, और बहुत सी चीजों में जो मिला देते हैं, मतलब जैसे धनिया पाउडर में उसका घोड़े की लीद मिलाना, और मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये सब चीजें क्या है? मिलावट निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कब पारित हुआ था, आप लोग बता सकते हैं? ये पारित हुआ था 29 सितंबर 1954 को, ठीक है, 1954 को। इस सितंबर मैंने शॉर्टकट में लिखा, जान जाना, ठीक है, मिलावट अधिनियम।
पारित हुआ था। तो ये देखो मैंने ये भी बताया था मूल्यवान तत्व को निकालने से गुणवत्ता वाले पदार्थ में कम गुणवत्ता वाले सामान को मिला के बेचना, है ना। ये सारी चीजें आती है। जैसे चीनी में क्या कहते हैं, हड्डी का बुरादा या वो चीजें मिला देते हैं, चाक खड़िया का वो क्या कहते हैं, पाउडर वगैरह मिला देते हैं, ये सब सारी चीजें, है ना। तो ये सभी आएंगे, ठीक है, ये सभी आएंगे। चलिए, उल्टा टाका को कहते हैं, उल्टा टाका को क्या कहते हैं। ऐसे लगता है कि कितना आसान होगा, मतलब पढ़ाना ऑनलाइन या कैमरे के सामने बोलना, पर जब पढ़ाने लगो तो ही पता चलता है कि यार कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता है ना। चलिए, उल्टा टाका को कहते हैं, उल्टे टाका को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पर्ल टाका, बी ऑप्शन है मिस टाका, सी ऑप्शन है टक टाका और डी ऑप्शन है जर्सी टाका। तो उल्टे टाका को किस नाम से जानते हैं, उल्टे टाका को पर्ल टाका कहते हैं, ठीक है, पर्ल टाका। इसको रिवर स्टिच भी कहते हैं, इसको वो रिवर्स स्टिच, ठीक है, रिवर स्टिच भी कहते हैं उल्टा टाका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा। व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा, बस यही तुम्हें पकड़ना है, व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा। ए ऑप्शन ग्रास एवं कैंडल ने, बी ऑप्शन है कोटजिन ने, सी ऑप्शन राजमल पी देवदास ने और डी ऑप्शन इरीन ओपनहीम ने। तो किसने कहा है, कोटजिन ने कहा, ठीक है, कोटजिन ने कहा, एक व्यवहारिक विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है, कौन सा इसमें है कि जो शुद्ध तरल आहार में उसकी गिनती ही नहीं होती है। ए ऑप्शन है फलों का रस, बी ऑप्शन है नींबू का रस, सी ऑप्शन है दाल का पानी, डी ऑप्शन है चाय। तो इसमें मैंने बताया था जब करवाया था एनसीईआरटी में, अभी ही मैंने मतलब ये जब मैंने ये प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू क्वेश्चन जब से करवाने लगी हूँ, इसके पहले ही जस्ट मैंने करवाया था, और इसमें भी मैंने करवाया, पीवाईक्यू में भी मैंने करवाया है, इसके कई सारे आए थे जिसमें लिक्विड फूड और सॉफ्ट फूड में ये सब करवाया था, तो बताया था। तो कौन सा नहीं आता, चाय। चाय तो देखो कहीं पे गिनती नहीं होती, ना ही लिक्विड में, ना ही सॉफ्ट फूड में, ना ही हैवी फूड में, कहीं पे गिनती नहीं होती है। बल्कि चाय की गिनती उसमें होती है मादक पदार्थों में, ठीक है, मादक में आता है कि चाय एक मान लो कि नशे टाइप में है, जिसको लेने की आदत हो जाती है नशे में, जहाँ पे कॉफी, चाय, कैफीन, अफीम, तंबाकू, शराब, अल्कोहल, ये सारी चीजें दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, तो वहीं पे चाय का जिक्र है। बल्कि फूड वाले में ऑप्शन में नहीं है, किसी भी भोज्य पदार्थों में फूड में चाय का कहीं पे जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये लिक्विड फूड में नहीं आता, लिक्विड फूड में नहीं आता, मतलब तरल आहार में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। ए ऑप्शन है पंजाब से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है बंगाल से, डी ऑप्शन है गुजरात से। तो कहाँ से है, बंगाल से, बहुत ईजी है, सबको पता है, बहुत दिन से रटे हुए हैं बच्चे इसको। तो कांथा की कढ़ाई ना, सुजनी दुर्जनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन है सोशल मीडिया से, बी ऑप्शन है विद्यालय से, सी ऑप्शन है परिवार से, डी ऑप्शन है खेल के मैदान से। तो बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, मतलब पहली स्टेज कहाँ से प्रारंभ होती है, परिवार से। अगर परिवार नहीं होता तो हम खेल के मैदान लगाते, है ना, या विद्यालय लगाते, ये भी आता है, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन परिवार को ही जाता है, ठीक है, बेसिक परिवार से ही शुरू होती है। बच्चों को झूठ बोलना, सच बोलना, चोरी करना, अच्छी आदतें डालना, ये सब कहाँ से सामाजिकरण होता है, परिवार से ही होता है ना। जिनके माँ बाप अच्छी आदतें डालते हैं वो बच्चे चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ये सब चीजें क्या है, ये सब घर से ही तो शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ये भी आपको करवाया था, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ये ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, हाँ ऑस्टियोमलेशिया, बी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, सी ऑप्शन है कबूतर छाती रोग और डी ऑप्शन अस्थि विकृति। तो कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बी ऑप्शन। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती हैं बिल्कुल, और चरमराने लगती है, मतलब वृद्धावस्था में हड्डियों में बहुत कैल्शियम की कमी से होता है ये सारी। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया में मुलायम होती है हड्डियां, मतलब लचक सी जाती है, मुलायम हो जाती है एकदम, कैल्शियम की कमी से भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ए ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, बी ऑप्शन संतुष्टि और सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन इच्छा। तो प्रथम इसमें पूछा है, सबसे पहले क्या होता है, ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण, है ना, पहले सबसे पहले। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे क्या आता है, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पे क्या आता है, रुचि, है ना, रुचि, इंटरेस्ट। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, इच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आती है, इच्छा, ठीक है, इच्छा तीसरे नंबर पे आती है। चौथे नंबर पे आत्मविश्वास और पांचवें नंबर पे क्या आता है, कार्रवाई, और सबसे लास्ट में क्या आता है, संतुष्टि, सबसे लास्ट में ये वाला ऑप्शन आता है, संतुष्टि, ठीक है। चलिए एडकॉस आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन तंतु डैश डैश के तने होते हैं, लिनन तंतु डैश डैश किसके तने से प्राप्त किया जाता है, ये बताना है, लिनन तंतु किसके तने से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है जूट के पौधों से, बी ऑप्शन फ्लैक्स के पौधों से, सी ऑप्शन है कपास के पौधों से, डी ऑप्शन है हेम्प के पौधों से। तो ये सबको पता है, फ्लैक्स के पौधों से, हाँ फ्लैक्स के पौधों से लिनन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विषयों में से कौन सा निंद्राकारी विष है। देखिए मैंने अभी जिक्र किया था कि अफीम, गांजा, शराब, भांग, ये सब
जो चैप्टर है ना उसमें सारी, वैसे तो ये निंद्राकारी पूछा है, वैसे तो ये सारे हैं मतलब क्या कहते हैं नशीली पदार्थ में आते हैं, इनकी गिनती नशीली चीजों में होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है अफीम, बी ऑप्शन है शराब, सी ऑप्शन है गांजा, डी ऑप्शन है भांग। तो निंद्राकारी में कौन सा आता है? अफीम आता है। मैंने बताया भी था कि अफीम क्या है। बहुत लोग, बच्चे जब दूध में, मतलब बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत रोता है या नींद नहीं आती बच्चे को, तो क्या करते हैं दूध में मिला के पिला देते हैं कि बच्चा सो जाए आराम से, पर नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये चीज क्या है कि ना नशीली पदार्थ है, अगर हल्की सी भी अगर ज्यादा हो गई या कम हो गई, कुछ भी हो गया बच्चे को, तो बच्चा डेथ कर जाएगा, इसलिए कभी नहीं पिलाना चाहिए ये चीजें, अफीम और ये सब चीजें। बाकी तो नशीली चीजों में है ये गिनती इनकी, है ना। मैंने ये भी बताया था चाय में क्या पाया जाता है, ये आप बताइए, ये आपका गृह कार्य है, चाय में कौन सा ऐसा नशीला पदार्थ है जो पाया जाता है, और कॉफी में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा, ये हैजा है, ठीक है, ये हैजा है, यहाँ पे हैजा होगा। हैजा किसके किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ए ऑप्शन है वायु द्वारा, बी ऑप्शन है जल द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन द्वारा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? जल द्वारा। बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन, जल द्वारा, तो दूसरे वाले चैप्टर से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि पूछा है। ए ऑप्शन है आकार एवं ग्राफ, बी ऑप्शन है प्रदर्शनी, सी ऑप्शन है चित्र एवं फोटोग्राफ, और डी ऑप्शन है श्रव्य सामग्री। तो इसमें क्या होगा? प्रदर्शनी। सबसे अच्छा सर्वोत्तम विधि क्या होता है? प्रदर्शनी। आपने फेयर वगैरह देखे होंगे, मेले वगैरह जाते होंगे या मेला वगैरह में देखे होंगे, फेयर लगी होती है, जहाँ पे तो प्रदर्शनी वगैरह लगी होती है, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती नहीं है, जहाँ पे इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करके, मतलब कोई एक टॉपिक को उठाया जाता है जिसके बारे में वो सारी चीजें दिखाई जाती, करके करके दिखाई जाती है बाकायदा प्रदर्शनी में। तो ये ज्यादा सबसे सर्वोत्तम और सबसे अच्छी विधि होती है, इसके द्वारा ज्यादा जनता को समझ में आता है आसानी से, इजीली से, और इसमें एक स्टोरी टाइप में क्रिएटिविटी करके दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान किस अमीनो अम्ल, जब बच्चे बड़े होते, ये वाला तो मैंने पहले ही दूसरे क्वेश्चन जब क्लास करवाई थी तभी मैंने बताया था कि बच्चों के वृद्धि में कौन से अमीनो अम्ल सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, जो हार्मोन से निकलते हैं, वो कौन से होते हैं? हार्मोन से बच्चों के वृद्धि और विकास में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ए ऑप्शन है लाइसिन, बी ऑप्शन है थ्रियोनाइन, और सी ऑप्शन है हिस्टाडीन, और डी ऑप्शन है वेलानिन। तो कौन सा होगा इसमें? बताना है आपको। हिस्टाडीन। हिस्टाडीन ऑप्शन क्या है? हिस्टाडीन। वृद्धि, बच्चों के वृद्धि और विकास में हिस्टाडीन अमीनो एसिड सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। ये हिस्टाडीन जो है ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं, और अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमारे बॉडी में स्वयं बनते हैं। अमीनो अम्ल जिनको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। ये प्रोटीन वगैरह क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल जिनको हम लेते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन द्वारा ही तो इनका निर्माण होता है। हिस्टाडीन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है हिस्टाडीन। प्रोटीन के द्वारा ही तो हमारे शरीर में क्या होता है? टूट फूट मरम्मत और उससे वृद्धि और विकास और शरीर के नए ऊतकों का निर्माण, ये सब क्या होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। तो हिस्टाडीन उसमें मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कोरियन, बी ऑप्शन है नाभिरज्जु, सी ऑप्शन है गर्भनाल, डी ऑप्शन है एमनियन। आंतरिक पर, अच्छा, भ्रूण की जो 3 परतें होती हैं, आपको पता होगा 3 परतें होती हैं, है ना। पहली 3 परतें मुख्य होती हैं। जो पहली परत होती है उसको क्या कहते हैं? पहली परत को, जो बाहरी परत होती है, एंडोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है वो आंतरिक होती है, एंडोडर्म, जिसको जिसको एमनियन भी कहते हैं, आंतरिक परत को जिसको एमनियन भी कहते हैं, और एंडोडर्म भी कहते हैं। मैं इसमें ऑप्शन लगा देती हूँ, ऑप्शन क्या है? एमनियन। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, ये है एंडोडर्म। ये आप समझ लेना, थोड़ा इसमें लिखते नहीं बनता स्क्रीन में। और जो मध्य की परत होती है, मध्य की परत मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म जो होती है मध्य की परत होती है, और जो बाहरी होती है कोरियन, जो बाहरी होती है कोरियन होती है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कह लो, कोरियन कह लो, है ना, कोरियन, वो बाहरी परत होती है। 3 परत मुख्य होती है जो बच्चे के विकास में, जो बच्चा क्या भ्रूण भ्रूण के जो भ्रूण विकास होता है ना, ऐसे करके, ऐसे एक लेयर बाहरी हो गई, ये मध्य की हो गई, मेसोडर्म हो गई, और ये आंतरिक हो गई, ये आंतरिक एमनियन होती है, ये वाली होती है एमनियन, ठीक है, ये आंतरिक परत। और ये बाहरी वाली क्या होती है? बाहरी वाली होती है कोरियन, ये एक्टोडर्म, ये वाली, ठीक है, ये बाहरी वाली, ये होती है। ये 3 परत होती है जो भ्रूण के विकास में सबसे पहली परत बनती है, पहले तीनों परत, इसी में भ्रूण का जो विकास होता है, ठीक है। तो चलिए आज तक हम 20 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन ही बन पाए हैं हम, और क्वेश्चन हम बना नहीं पाए हैं, मतलब और नहीं टाइप कर पाए हैं कि पीजीटी का एग्जाम होते ही इसके बाद टीजीटी का एग्जाम होगा और एलटी की भर्ती आने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, एलटी की भर्ती आने वाली है। 2018 में आई थी, आई थिंक, उसके बाद तो आई ही नहीं है। और ये रुकी हुई किस लिए थी आपको बता दूं, रुकी हुई थी ये जो समकक्ष अर्हता नहीं थी, समकक्ष अर्हता जो होती है, जो अन्य विद्यालयों से प्राप्त करते हैं जो डिग्री, वो थी, समकक्ष अर्हता को लेकर फंसी हुई थी, इस वजह से रुकी हुई थी। तो अब इसका फैसला हो गया है, अब आएगी एलटी की भर्ती।
और अच्छे खासे उसमें आएगी। तो तैयारी अपनी अच्छे से जोर तोड़ से रखिए। सो हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि क्लास कैसी लानी है, क्लास पसंद आ रही नहीं पसंद आ रही हो, कुछ भी यार कुछ भी बताओ तो सही, पता तो चले, है ना। तो थोड़ा सा मन होता है और अच्छा काम करने में थोड़ा सा और मतलब पॉइंट भी मिलता है, तो देखो मजा ही आता है काम करने का, थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि चलो कोई किसी को तो हमारी क्लास अच्छी लग रही है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी से अपनी तैयारी करते रहिए।